ओ जय हिंद बडीज यार, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल क्रेडिटियंस। आज बात करने वाले हैं भैया द ग्लोबल नेक्सस के टॉपिक नंबर 5 के बारे में। ठीक है, सो अभी तक हम टॉपिक 4 कवर कर चुके थे एंड टॉपिक नंबर 5 के बाद आपके नेशनल इश्यूज या फिर नेशनल टॉपिक कवर अप होने लगेंगे। ठीक है, अभी तक क्योंकि हम ग्लोबल टॉपिक कवर कर रहे थे। अब देखो, जहां पे एक इंडिया चाइना रिलेशन हमेशा भाई हर बार पूछा गया है, आप भले ही किसी भी एंट्री से देने जाओ, किसी भी एंट्री से, वेदर इट इज एनडीए सीडीएस एफकेट या फिर आप किसी स्पेशल एंट्री से आ रहे हो, है ना। ये टॉपिक भाई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि हर बार भाई पूछा ही गया है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट क्योंकि अभी इसमें ये जो करंट डेवलपमेंट है, डेट इज अबाउट दी आपका डिसंगेजमेंट हो चुकी है ना, दोनों कंट्रीज के बीच में डिसंगेजमेंट हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। अभी तक क्या क्या स्टेप्स टेकन करे गए थे, है ना, कैसे कैसे चीजें गई थी, क्या क्या क्लैशेस थे, उन सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। वहीं पे आपकी लीड टू आपको देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में हम कैसे ट्रस्ट करें। इसके साथ यार मैंने कभी रिसेंट वीडियो भी बनाया था अबाउट दी इंडिया एलिफेंट एंड चाइना ड्रैगन। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो पोस्ट प्लीज देख लेना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड आई कार्ड में भी लगा दूंगा। ठीक है, सो आपकी लीड नंबर 3 होने वाली है लेसन्स फ्रॉम द फ्यूचर पॉलिसीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एज पर माई परसेप्शन। ठीक है, देखेंगे यार, बिल्कुल एक एक बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा कि भैया ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं ड्यू टू विच हमने कंप्लीट डिसंगेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की, है ना। नो डाउट यहाँ पे रशिया का एक बहुत बड़ा रोल है एंड इससे रिलेटेड मैं एक पहले पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना भी चुका हूँ अराउंड 45 मिनट्स की। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट वन डेट इज इंडिया चाइना बॉर्डर डिसंगेजमेंट, है ना, इसके बारे में सबको पता है। लेकिन जी भाई स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है भैया रशिया से। ठीक है, रशिया जैसा कि हम जानते हैं, रशिया जो कि कभी यूएसएसआर का एक पार्ट हुआ करता था, आज वो यूएसएसआर का पार्ट टूटने के बाद सबसे बड़ा निकल के आया रशिया। रशिया के दो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं या फिर बोल सकते हैं दो इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं इन द कंट्री टर्म्स, डेट इज चाइना एज वेल एज इंडिया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं जब नाटो वर्सेस रशिया चल रहा था तो भैया रशिया ने देखा कि यार रशिया में जो दो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं या फिर जो एशियन दो बड़ी कंट्रीज हैं उनको साथ लेके आना होगा, तभी हम वर्सेस नाटो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नाटो के पास तो भैया बहुत सारी कंट्रीज हैं एंड मोस्टली कंट्रीज के बीच में छोटे मोटे कंफ्लिक्ट हैं, ऐसा बड़े कंफ्लिक्ट नहीं है। वहीं पे अगर चाइना इंडिया के बीच में देखते हैं तो बहुत बड़े कंफ्लिक्ट हैं। तो इन्होंने देखा जो आपका 2020 में हुआ, ठीक है, गलवान क्लैशेस एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद 2019 2020, ठीक है, तो उसके बाद चीजें देखी गई कि भैया इन दोनों को साथ में लेके आना होगा। साथ में लेके आने के लिए फिर हुई कजान की आपकी समिट, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स समिट, जो कि कजान में हुई थी 20th ऑफ जैन को। ठीक है, सॉरी 20th ऑफ अक्टूबर को, 2024 20th ऑफ ऑक्ट 2024 में आपको देखने मिलती है कजान में ब्रिक्स समिट। ठीक है, ब्रिक्स समिट इज द फर्स्ट इनिशिएटिव, या इसको भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की तरह देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20th ऑफ अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स समिट विल बी द फर्स्ट इवेंट है जहां पे रशिया एंड इंडिया, सॉरी चाइना एंड इंडिया एक साथ आते हैं एंड अराउंड भाई इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों हेड्स के बीच में अराउंड 50 मिनट्स की अराउंड मीटिंग चलती है जिसमें डिसंगेजमेंट की भी बात की गई थी। ठीक है, हालांकि वहां से ऑलमोस्ट क्लियर ही हो गया था कि हाँ भैया डिसंगेजमेंट होने लगेगा, क्योंकि रशिया का भी एक बहुत बड़ा रोल था। तो वहां से भाई ये स्टार्ट होता है कि भैया डिसंगेजमेंट स्टार्ट कैसे होगी। बट इसके बाद भी फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि आपका पहला जो इवेंट आता है इसके बाद, वो आता है भैया आपकी रिसेंट G20 की समिट, जो कि आपकी कब हुई थी? 18 to 19 नवंबर, ठीक है, नवंबर 2024 में, जहां जो भैया कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, अभी अब ये दोनों बारे में बात कर रहे हैं तो दो चीजें और पढ़ लेते हैं। जैसे ब्रिक्स में दो इशू निकल के आए थे अबाउट द ब्रिक्स करेंसी एंड स्विफ्ट सिस्टम का एक अल्टरनेटिव सिस्टम नोन एज ब्रिक्स सिस्टम। तो इंडिया ने बोला कि भैया अभी हम ब्रिक्स करेंसी को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, बट जो स्विफ्ट का अल्टरनेटिव होता है उसको हम सपोर्ट करेंगे। G20 में भी दो बड़ी चीजें निकल के आई थी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो, डेट इज कि भैया इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा बातचीत हुई, जहां से डिसएंगेजमेंट बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट हो गई थी। अलॉन्ग विद दिस सेकंड चीज हमने देखी थी कि भैया इसमें बनी थी क्या? इंटरनेशनल हंगर अलायंस, जिसको शॉर्ट में IHA बोलते हैं। तो आप ये भी रिमेंबर रखेंगे कि भैया IHA इट इज एन इंटरनेशनल हंगर अलायंस। हालांकि G20 का हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, बट G20 का हम बात कर रहे थे कि भैया इंडिया और रशिया, इंडिया एंड चाइना कैसे दोनों साथ में आए। तो देखो बॉस, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं रोल है। G20 समिट में दोनों लीडर्स दोबारा से मिलते हैं एंड वहीं पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स भी मिलते हैं, और वो तो ऑफ द कंट्रीज। दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होती है, मतलब मिलिट्रीज के बीच में डिसएंगेजमेंट बोला जाता है, और बोला जाता है कि जो हमारी मानसरोवर की जो यात्रा है, मानसरोवर की जो भैया यात्रा होती है, जो एक मतलब बोल सकते हैं कि आप हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो इसकी यात्रा को भी भैया दोबारा से रिज्यूम कर दिया जाएगा। इसी के साथ डायरेक्ट फ्लाइट वुड बी इन दी दिल्ली एंड दी बीजिंग,
उन दोनों को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक बॉस इवन टिल नाउ सिर्फ दो चीजें हुई हैं, दैट इज डिसएंगेजमेंट एंड मानसरोवर यात्रा रिज्यूम कर दी गई है। अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन दी दिल्ली एज वेल एज बीजिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। सो होप सो समझ गए होंगे। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड जाके चलें तो बैकग्राउंड में भैया गलवान क्लैशेस देखने को मिलते हैं। गलवान क्लैशेस देखने को डेमचौक एंड देसपांग जैसी दो चौक पॉइंट्स पे देखने को मिलते हैं, जहां पे उससे रिलेटेड कंप्लीट मूवी बनी हुई है। तो होप सो यार, आप अगर डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आपको इतना नॉलेज होगी, है ना। अगर इनकेस नहीं भी है तो भी यार नो इश्यूज, क्योंकि अब ये भैया टॉपिक आउटडेटेड हो चुका है एंड आपको जो नया नया टॉपिक देखने को मिलेगा वो इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से रिलेटेड देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्लाइड्स, जो भी इनमें लिखा है भैया पीडीएफ में, वो देखते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन पॉइंट डिसएंगेज, अभी तक क्या स्टेप्स फॉरवर्ड हुए, मतलब अभी तक क्या क्या हुआ है, सो उस चीजों को समझेंगे। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट दैट इज फ्रिक्शन पॉइंट डिसएंगेजमेंट। फ्रिक्शन पॉइंट जो थे, मतलब चोक पॉइंट जो थे या फिर क्रिटिकल पॉइंट जो थे, उन पर डिसएंगेजमेंट होगी, मतलब विड्रॉल्स ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम द क्रिटिकल एरियाज लाइक द डेमचोंग एज वेल एज देसपांग, ठीक है। आगे देखो, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, हाँ आप सही है बॉस। सो देखो, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स बिटवीन दी टू कंट्रीज, इससे रिलेटेड भैया बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं किया गया है। देखो मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। सबसे पहले हमारे ब्रिक्स में दोनों हेड्स मिलते हैं, लेटर ऑन G20 में दोनों हेड्स मिलते हैं, G20 में ही आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स मिलते हैं दोनों। उसी टाइम पे भैया डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी की विजिट थी, कहां पे, वियतनाम में। वियतनाम में क्यों थी, क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि वियतनाम भी हमसे काफी कुछ परचेज करे, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ अभी हमारे नेवी चीफ भी गए थे, ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं कि भैया जहां जहां डिफेंस एक्सपोर्ट हो सकते हैं, हमारी जो भी फ्रेंडली कंट्रीज है वहां पे हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहां पे क्यों ना अपने बड़े बड़े लीडर्स को भेजा जाए। तो उसी टाइम पे भैया जो वियतनाम की जो मीटिंग थी, वहीं पे भैया आपके कौन मिलते हैं, आपके चाइना के डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, दोनों के बीच में बात वहां पे भी होती है। ये कुछ इवेंट्स थे जिसके कारण बोल सकते हैं डिसएंगेजमेंट फाइनली फुल प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, मतलब हो रही है अभी भी। सो देखो, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, रेगुलर डिस्कशंस थ्रू द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टू डी एस्केलेट टेंशंस, ठीक है। मतलब रेगुलर डिस्कशंस हुए हैं बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर्स, बिटवीन द हेड्स, बिटवीन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, जिसके कारण ये फाइनली हमको गुड न्यूज देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे देखो, ट्रूप विड्रॉल एग्रीमेंट, ये वर्ड पेन दिखाई नहीं देगा, लेट मी चूज आउट समथिंग ना जो कि आपको विजिबल हो क्लियरली, होप सो ये वाला होगा। हम्म। सो देखिए, ट्रूप्स विड्रॉल एग्रीमेंट, ट्रूप्स विड्रॉल एग्रीमेंट का तो भैया यही सेम ही है ना, कि ट्रूप्स के विड्रॉल करना पड़ेगा, मतलब डिसएंगेजमेंट। सो बायलेटरल अरेंजमेंट्स टू रिड्यूस ट्रूप्स प्रेजेंस इन दी कंटेंट कंटेंशियस जोन्स मतलब भैया जो LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके नियर बाय जितने भी एरियाज हैं, जिसको हम कंटेंशियल जोन्स बोलते हैं, इसी एरियाज को, मतलब कंटेंशियल जोन्स बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां पे दो कंट्रीज के फ्रिक्शन पॉइंट्स हो, ठीक है, यानी कि या फिर दो कंट्रीज के बीच के किसी एक ऐसे जोन को लेके जहां पे दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटेंजियस जोन्स, ठीक है। ऐसे कुछ मल्टीपल अभी आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे तो बता दूंगा। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, तो वहां पे डिसएंगेजमेंट होना स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा हमको सैटेलाइट फुटेजेस भी देखने को मिलती है जहां पे चाइना की तरफ से भी सेम देखने को मिल रहा है। बट भैया ये कब तक रहेगा, ये सही है या फिर गलत है? देखो बॉस, इससे रिलेटेड मैं बता ही देता हूं, मैंने आपको अभी जस्ट एक रिसेंट वीडियो के बारे में शेयर किया था अबाउट द एलिफेंट ऑफ द इंडिया, एलिफेंट ऑफ द इंडिया एंड वर्सेस द चाइनीज ड्रैगन। तो भैया एग्जैक्टली है क्या ये, भैया आप क्यों इतना ज्यादा इसको हाईलाइट कर रहे हो? देखो बॉस, मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अभी जो मैंने आप देख रहे हो ना, जो भी अभी आप डिसएंगेजमेंट की बातें देख रहे हो, ऐसा ही कुछ बातें सेम आपकी की गई थी बाय द चाइना एट दैट टाइम अराउंड 2019 और 18 के अराउंड, ठीक है, उस टाइम की गई थी। सेम बिल्कुल भाई एग्जैक्ट वर्ड देखने को मिले थे कि इंडिया और चाइना यार दोस्त बन के रहेंगे, हम भैया अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड ये भैया बात चल रही थी अराउंड 2018 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने विद आर्टिकल्स इन बातों को प्रूव किया था, ठीक है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, मैंने इस वीडियो में प्रॉपर्ली बताया था। हालांकि सेम चीजें अभी भी फिर देखने को मिल रही हैं, बट अचानक से उन्होंने गलवान क्लैशेस कर दिया था। सो हम डायरेक्टली डिपेंड नहीं हो सकते। अभी क्या है भैया, अभी दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि भैया हम आराम से ग्रो कर पाए, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो वहां पे चाइना हमको रोक टोक नहीं कर पाएगा, एंड वहीं पे रशिया भी खुश है। और चाइना इसलिए खुश है क्योंकि भैया चाइना का भी मेन जो फोकस है, फोकस और मतलब सेंटर जिसपे वो करके रखा है कि भैया हमें ये कंट्री चाहिए, डेट इज ताइवान, तो वो अभी ताइवान पे करके रखा है, तो भैया उसको भी मतलब बोल सकते हैं कि अभी रिलैक्सेशन है, ठीक है। आगे देखो, ज्वाइंट वेरिफिकेशन का मतलब कि भैया जो भी डिसएंगेजमेंट हुई है, क्यों ना दोनों कंट्रीज मिलकर उसको वेरीफाई करें कि हाँ भैया ऐसा हो भी रहा है या फिर नहीं। तो ज्वाइंट वेरिफिकेशन करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंश्योर करेंगे, इंश्योर
कॉम्प्लायंस विद द डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट्स थ्रू जॉइंट इंस्पेक्शन। हम क्या करेंगे, जॉइंट इंस्पेक्शन करेंगे भैया, आप भी आइए हम भी आइए, दोनों लोग मिलकर जाके इंस्पेक्शन करने वाले हैं। आगे देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, भैया यहीं पे एक क्वेश्चन मार्क आने चाहिए, एक क्या भैया 3-4 लगा लो, है ना। यहीं पे एक 2-4 क्वेश्चन मार्क आने चाहिए कि भैया क्या कॉन्फिडेंस, क्या हम इतने ज्यादा कैपेबल हो पाएंगे, क्या हम भैया चाइना जैसी कंट्री पे बिलीव कर सकते हैं जिसमें गलवान जैसी चीजें देखने को मिलती है। क्या हम चाइना जैसी कंट्री पे बिलीव कर सकते हैं जिसमें रिसेंटली साउथ चाइना सी में उसने कुछ वैसे ही इंसिडेंट किए थे विद दी अदर कंट्रीज, है ना, जो कि अदर कंट्रीज की नेवी थी उनके साथ, जैसा कि हमारे गलवान क्लासेस पे हुआ था। क्या भैया हमें ऐसी कंट्री पे बिलीव करना चाहिए जो कि चुपके चुपके से 6th जनरेशन फाइटर जेट बना चुकी है? क्या भैया हमें ऐसी कंट्री पे बिलीव करना चाहिए जो कि यूएसए के साइबर सिक्योरिटी, इवन इंडिया के भैया एम्स का जो कंप्लीट डाटा जो कि ब्रीच हुआ था वो बताया जाता है कि चाइना नहीं किया था? क्या भैया स्टिल हमें ऐसी कंट्रीज पे बिलीव करना चाहिए? ऐसी कंट्री पे बिलीव करना चाहिए क्या भैया हमें जो रेगुलर अपनी सर्विलांस वेसल्स को भेजते रहते हैं टू नो अबाउट द इंडियाज प्रोजेक्ट? ठीक है, अब बाकी भैया आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल भाई बताना यार। देखो आई लिटरली यार रीड ऑल दी मतलब कमेंट्स वगैरह, है ना, एंड आई ऑल्सो गेट एन परसेप्शन कि भैया आप क्या सोचते हो बीइंग एन डिफेंस एस्पिरेंट, क्योंकि ये तो यार मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब जो भी आर्टिकल्स वगैरह से मेरे को समझ में आता है वो मैं लिखता हूँ इसमें, है ना। तो देखो, सेटिंग अप दी हॉटलाइंस टू मैनेज बॉर्डर इंसिडेंट्स। अब भैया हॉटलाइंस क्या होती है जरा ये भी बता दे भैया, गर्म दीवारें या फिर गर्म लाइन है क्या? सो बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉटलाइंस बेसिकली होता क्या है, देखो बॉस, हॉटलाइंस बेसिकली होता क्या है, हॉटलाइंस आपके होते हैं कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स बेसिकली, मतलब बेसिकली हॉटलाइन का मतलब होता है कि जैसे दो कंट्रीज हैं, ठीक है, दो कंट्रीज हो गई, कोई भी दो बड़ी कंट्रीज हो गई, जैसे कि इंडिया एंड दी चाइना इन दिस सिनेरियो। तो दो बड़ी कंट्रीज के जो भी हाई मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कि आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए एंड जो भी चीफ हो गए, जैसे अब यहाँ पे लैंड की बात की जा रही है क्योंकि आर्मी की बात की जाएगी तो आर्मी के जो भी चीफ हो जाएंगे, तो मतलब उस आर्मी के या फिर वहां के जो भी बड़े हेड हैं उन दोनों के बीच में बात करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे चाइना के भी आएंगे, इंडिया के भी आएंगे, उन दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्कशंस होंगे। डिस्कशंस होने के बाद कुछ मेजर कुछ मतलब मेजर कमेटीज बनाई जाएंगी, या फिर बोल सकते हैं एक प्रॉपर टीम बनाई जाएगी जो कि इंट्रोस्पेक्ट करेगी कि भैया ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जितने भी चौक पॉइंट्स पे जो भी बात की गई थी, मतलब जो भी डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड बात की गई थी वो हुई है कि फिर नहीं हुई है, ठीक है। एंड ये की जाती है आपके जो भी डिप्लोमेटिक हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा। तो ऐसे कुछ पोजीशंस को या फिर इस प्रोसेस को हम हॉटलाइन बोलते हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ द डिप्लोमेटिक टर्म्स, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या पॉइंट किए मैंने, पीरियोडिक रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू मतलब हमें रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना होगा। अच्छा, हालांकि आपको काफी सारे पॉइंट सिमिलर से देखने को मिलेंगे, तो यार इससे रिलेटेड कुछ ऐसे ही पॉइंट्स मिले थे, ठीक है। सो पीरियडिक रिव्यू मतलब रेगुलर एवेल्यूशन करना होगा ऑफ द प्रोग्रेस इन द डिसएंगेजमेंट टॉक्स, कि भैया कितना डिसएंगेजमेंट हुआ कितना नहीं हुआ। हालांकि इससे रिलेटेड हम आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर एनुअल मैगजीन निकलता है। कहां से भैया? यूएसए से निकलती है वो मैगजीन। हालांकि वो मैगजीन अभी भी निकल के आई थी, तब बोला गया था कि भैया चाइना हमको धोखा दे रहा है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो यूएसए की जो मैगजीन रहती है वो भैया उसमें अपडेटेड डेट क्लियरली मेंशन होती है कि भैया ये यहाँ तक अपडेटेड है। एंड हमारी डिसएंगेजमेंट की बात ही अक्टूबर में हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अराउंड आपके नवंबर में डिसएंगेजमेंट हुई है। सो अभी तक वो ये प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सारी बातें मतलब जो भी यूएसए की जो उस मैगजीन में लिखा था उस टाइम पे, तो वो अपडेटेड नहीं थी, ठीक है। आगे देखो, हैवी आर्टिलरी रेस्ट्रिक्शंस, हमें भैया रेस्ट्रिक्ट करना होगा कि जितनी भी हैवी आर्टिलरीज हैं वो बॉर्डर के एरियाज तक नहीं लेके आनी चाहिए, ठीक है। सो एग्रीमेंट टू लिमिट आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट नियर दी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी के साथ ट्रूप मूवमेंट, जो भी ट्रूप्स का मूवमेंट होगा वो ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। मतलब आप भी भैया अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो ना कि भैया हमारे 200 या फिर 300, है ना, जितने भी हमारे ट्रूप्स हैं वो भैया इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक मूव आउट करने वाले हैं, एंड उनका लोकेशन कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है ना, जिस भी लोकेशन के थ्रू वो जाने वाले हैं। एंड भैया वो किस पर्पज से जा रहे हैं अगर आप वो बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। एंड किस वेपन से, ऐसा तो नहीं है भैया पता पड़े 200 ये जा रहे हैं, पता पड़े लेकिन 200 आपने बताया, जा रहे हैं भैया 10,000, ठीक है। इसके साथ आपने बोला कि सिंपल वो तो अपने व्हीकल से जा रहे हैं, बाता पड़ा भाई बोले क्या आ रहे हैं हैवी आर्टिलरी, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि मैंने बोला ना कॉन्फिडेंस पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसको इंट्रोस्पेक्शन के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भी हम सैटेलाइट इमेजेस का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखो, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ट्रूप्स मूवमेंट्स टू अवॉइड दी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब भैया आप ये भी तो बोल सकते हो कि भैया जैसे हम ये सारी चीजें को बोल रहे हैं कि भैया हमें पता होना चाहिए, ऐसे तो भैया चाइना वाले ही बोल देंगे। अगर भैया वो बोलेंगे तो अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आपको नहीं लगता भैया कि जो भी हम मतलब जो भी हमारे हिडन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी हम चाइना के काउंटर के लिए बना रहे थे भैया, उनको तो सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। देखो बॉस, जब हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जब वो भी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हम भी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो हमें ऐसा कोई भी हिडन प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो उन सारी बॉडीज को कैप्चर कर रहे होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। एंड अगर अब कभी ऐसा होता है कि कभी किसी कन्वेंशन के थ्रू अगर किसी एक दूसरे की कंट्री पे अगर बॉस ऐसा होता है, तो हमेशा जिस कंट्री के सारे मतलब जो जो कंट्री उन सारे रेगुलेशंस को, रूल्स रेगुलेशंस को मान रही थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रीज उसी के सपोर्ट में आती हैं, ठीक है।
हालांकि यार इसमें भी सबको भाई पता है कि जियोपॉलिटिकल में अपने अपने इंटरेस्ट देखे जाते हैं, तो वो भी हमें एक तरीके से देखना होगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न्यूट्रलिटी। भैया ये क्या कहना चाह रहा है, ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन दी न्यूट्रल एरियाज। भैया सबसे पहले बता दो न्यूट्रल एरियाज क्या होते हैं, एंड ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब क्या चाइना और इंडिया दोनों लोग मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे क्या? नहीं, देखो मैं बता दूं बस। न्यूट्रल पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपकी कोई भी लड़ाई नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अक्साई चीन वाला एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, कुछ सिक्किम वाला एरिया होगा। इन 3 एरियाज पे इंडिया और चाइना की लड़ाई है। रेस्ट इसके बाद तो भैया कहीं पे भी लड़ाई नहीं है ना। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब भैया आप क्या कहना चाह रहे हो, अगर हमें गोवा में या फिर तमिलनाडु में कुछ बनाऊं तो हमें वो इस पॉइंट के अंदर कंसीडर किया जाएगा? नहीं यार, वो पॉइंट वो मतलब वो वाला पॉइंट इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो ये एक्साई चीन वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये एक्साई चीन वाला एरिया हो गया, यहाँ पे भैया आपको गलवान क्लैशेस अराउंड देखने को मिले, एक रफ रफ डायग्राम है, ठीक है। अब सपोज करो हम क्या करते हैं कि यार देखो, इंडिया और चाइना से हमें पता है कि भैया मानसरोवर की यात्रा भी कुछ कुछ ऐसे करके की जाती है ना। तो हम क्या करें भैया, एक यहाँ पे डायरेक्ट एक रोड बनवा दें, ठीक है, रोड बनवा दें। ओके भैया, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में एक डायरेक्ट रोड जाएगा, हाँ भैया ऐसा बनवा दें। फिर उसके बाद क्या होगा भैया, ऐसे तो इनकी सोल्जर्स आ सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि भैया ये जब भी कभी रोड का प्रोजेक्ट होगा, ये क्लैरिफाई होगा, मतलब जब भी इसको फाइनलाइज किया जाएगा, तो दोनों गवर्नमेंट जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट दोनों इसमें सपोर्ट करेंगे, दोनों अपना आधा आधा पैसा देंगे। इससे भैया होगा क्या, इससे होगा ये कि भैया ये चलो जो रोड बन रही है ना, ये जो रोड बन रही है वो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगी और चाइना के लिए भी बेनिफिशियल होगी। इसी के साथ हमारे लोकल पीपल भी यूज कर पाएंगे। इसी के साथ हम इसमें ये भी रखेंगे कि भैया जब इस एरिया में, मतलब जब हमारे लोकल पीपल जो भी पिलग्रिमेज हैं वो सब जब आपके एरिया में होंगे तो आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। अच्छा भैया ऐसे होते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट, हाँ यार इनको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, वही मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन, कि भैया हम कैसे बिलीव करें कि हम चलो पास कर देते हैं। ओके, हमने आपकी बात मान ली, हम चलो पास कर देते हैं। हमने बोला कि ये अराउंड भैया 500, ठीक है, 50 किलोमीटर की कंप्लीट रोड जाने वाली है। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, 50 किलोमीटर की पूरी एक रोड जाने वाली है ये। लेकिन भैया चाइना बोले कि हमारे यहाँ से स्टार्ट होगी। इसका भी एक ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्या है कि भैया सपोज करो इसको कंप्लीट करने के लिए 10 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो 5 करोड़ आप देंगे, 5 करोड़ आप देंगे, एंड क्या करते हैं, क्योंकि 5 करोड़ आप भी दे रहे हैं तो हम कर देंगे दोनों तरफ से रोड स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से भी बनाओ यहाँ से भी बनवाओ। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके के पॉइंट्स या फिर इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहां पे दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होता है, जो कि अभी वॉर में है या फिर उन दोनों के बीच में टेंस सिचुएशंस हैं, वहां पे अगर डेवलपमेंट होती है तो उसको न्यूट्रलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, सीजनल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। सीजनल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स भैया, क्योंकि भैया ठंड भी तो पड़ने वाली है, तो ठंड पड़ेगी तो हम अपने सोल्जर्स को वहां थोड़ी छोड़ के आएंगे, तो उस वजह से हमें सीजनल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स करनी होंगी। अच्छा, इसका 2 मतलब होते हैं सीजनल प्रोटोकॉल। अभी मैंने बताया जैसे ठंड पड़ेगी तो उस टाइम भी ये देखना होगा, तो एक वो मतलब हो गया। दूसरा सेंस क्या होता है, सीजनल एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज यहाँ पे बात करी जा रही है भैया आपकी एमई की। एमई क्या होता है भैया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री एक्सरसाइजेस मतलब भैया देखो बॉस, ये कुछ कंट्रीज, जो भी ऐसी 2 कंट्रीज होती है जिनके बीच में टेंस सिचुएशन होती हैं, उनको ये पहले से इन्फॉर्म करना होता है। जैसे जैसे मैं बोलूं आपको, साउथ कोरिया एंड यूएसए की जब भी कभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं तो वो हमेशा नॉर्थ कोरिया को ये भैया दिखाते हैं कि भैया नॉर्थ कोरिया मतलब ऐसा मत कर देना, हम हैं इधर पे, यूएसए सपोर्ट में है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या एक एग्रीमेंट है कि भैया साउथ कोरिया को पहले से ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा नॉर्थ कोरिया को कि हम आपके बॉर्डर के नियर बाय एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं। इसी के साथ जैसे आप देखते हो कि नाटो नाटो हो गया भैया, ठीक है, नाटो एंड जो भी रशिया की जो भी रशिया के साथ जैसे सपोज करो कि मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, इंडिया की ही हो रही है। अगर रशिया और इंडिया की अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जो उसके बॉर्डर के नियर बाय है, जहां पे कोई नाटो नेशन आता है, तो हमें उससे पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर हम आपके बॉर्डर के नियर बाय मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं। अब दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत यहाँ थी कि भैया चाइना तो बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं करता। चाइना आप देखते हो डेली बेसिस पे ताइवान पे कहीं भाई फाइटर प्लेन ले गए, कहीं भाई नेवल वेसल ले गए। तो हमें ये भी प्रोटोकॉल मेंटेन करके रखना होगा कि जब भी हम कभी एलएसी के पास करके मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन जब आप करोगे तो आप भी हमें इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। आगे देखो, सेकंड अपनी जो लीड होने वाली है डेट इज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस, कि लॉन्ग टर्म में इसको हम कैसे इंप्लीमेंट रख सकते हैं। दिक्कत तो यही है ना कि शॉर्ट टर्म में तो हो जाएगा भैया, लॉन्ग टर्म में कैसे होगा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बायलेटरल ट्रस्ट रीस्टोरेशन। जो भी दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट है उसको रीस्टोर करना होगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा भैया, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द इंडिया चाइना रिलेशन पोस्ट डिसएंगेजमेंट। जैसे ही आपकी डिसएंगेजमेंट हो जाए उसके बाद आपको अगर ट्रस्ट बनाना है तो कैसे हो सकता है, सबसे पहले भैया ट्रेड बढ़ा दो। ट्रेड लेकिन डिफिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया सिर्फ खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, चाइना सिर्फ बेचे जा रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। जितना आप हमको दे रहे हो उतना ही हम भी देंगे, ठीक है। सेकंड जो वही है वही पॉइंट, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करना चाहिए, ओपनिंग डोर्स फॉर द इंक्रीज्ड ट्रेड एंड द कोऑपरेशंस, ठीक है। इसी के साथ क्या हो सकता है, बॉर्डर ट्रेड
रिजम्पशंस, बॉर्डर के पास जो भी ट्रेड होता था उसको दोबारा से रीओपन कर दिया जाए, तो रीओपनिंग ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स टू बेनिफिट द लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, आगे क्या पॉइंट है, रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी मतलब रीजन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होगा, ऐसे भैया कोई भी काम मत करना है कि रीजन की स्टेबिलिटी हार्म हो, इस वजह से रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग टेंशंस टू द स्टेबलाइज साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि भैया बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को एज अ सबूत के तौर पर रख सकते हैं कि भैया अगर इस कंट्री ने अगर हम पे इस कंट्री ने अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट की तो इसको पनिश करना चाहिए। जैसे कि ब्रिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि ब्रिक्स में सिर्फ रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका बस नहीं रहे ना, अब काफी मल्टीपल कंट्रीज आ चुकी हैं। आगे देखो, एनहेंस्ड डिफेंस, डिफेंस सिस्टम को एनहेंस करना होगा, जैसे स्ट्रेंथिंग बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन वनरेबल एरियाज। वनरेबल एरियाज आपका अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन एज वेल एज सिक्किम वाला एरिया। तो इन तीनों पे हमें अपना डिफेंस को मतलब अपनी सील्ड को, अटैक कैसे हो सकता है, देखो किसी भी कंट्री में वॉर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप किससे अटैक कर रहे हो एंड किससे खुद को बचा रहे हो। ठीक है, अटैक करने की बात तो खत्म हो गई क्योंकि हम डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को कैसे बचाएंगे ये तो अभी भी हमारे हाथ में है ना, तो इस वजह से आपको एनहेंस करना पड़ेगा अपना डिफेंस सिस्टम। आगे देखो, मॉनिटर करना होगा रेगुलर बेसिस पे कि चाइनीज एक्टिविटी, ऐसा ना हो भैया कुछ दिन बाद 7th जनरेशन फाइटर जेट आ जाए, हम यहाँ पे 4th पे ही रहे, है ना। सो ये चीजें हमें मॉनिटर करनी होंगी ऑन द डेली बेसिस, वीकली बेसिस, इन सबकी प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो कीपिंग एन आई ऑन द न्यू कंस्ट्रक्शंस बाय द चाइना नियर द एलएसी। इसी के साथ अगर कोई न्यू कंस्ट्रक्शंस होता है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा एट द एलएसी, तो हमें उसको भी मॉनिटर करना होगा। आगे देखो, लोकल बिजनेस सपोर्ट लेना होगा। लोकल बिजनेस सपोर्ट मतलब असिस्टिंग बिजनेसेस अफेक्टेड बाय द पास्ट बॉर्डर टेंशंस। जब आपके भैया गलवान क्लैशेस हुए तो मल्टीपल हमको चीजें देखने को मिली जहां पे बोल सकते हैं कि एक दूसरे कंट्री के भैया बहुत ज्यादा हार्म हुआ, तो उनको भी हमें मेंटेन करते हुए जो भी कंट्रीज की हार्मफुल हुआ वो उनको मेंटेन करना होगा। लेकिन भैया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या फायदा, हमारा भैया ये फायदा है ना कि जब भी कभी ये लोकल बिजनेस हम खड़ा करेंगे, सपोज करो हमने इसको सपोर्ट किया, तो अब भैया लोकल बिजनेस जैसे मतलब लोकल्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट होना है। जैसे जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लूं, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म क्यों है, क्योंकि भैया लोकल्स इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखा पाते, और जहां पे सपोर्ट आता है वहां पे भैया हम आराम से खत्म कर देते हैं, मतलब जिसको जहां पहुंचना चाहिए वहां हम पहुंचा देते हैं। इसी की वजह से अगर हम सपोज करो लोकल्स का सपोर्ट हम अगर इस एरिया में भी गेन कर पाए, है ना, नो डाउट वहां की टोपोग्राफी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम भैया एक एक पॉइंट पे देख पाए, लेकिन जितना भी सपोर्ट हम ले सकते हैं सिविलियंस से उतना हमें लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, इंटेलिजेंस स्ट्रेंथिंग, हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा भैया। रॉ कहां रहती है जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उनको हमें इंप्रूव करना होगा, हमें अपने साइबर वॉरफेयर सिस्टम्स को इंप्रूव करना होगा। ठीक है, सो इंप्रूविंग इंटेलिजेंस नेटवर्क्स इन दी बॉर्डर एरियाज, ये भैया पॉइंट लिखते रहा करो, है ना, ये सारे आपको एसएसबी में बोलने हैं। आगे देखो, पीस इनिशिएटिव्स, पीस इनिशिएटिव्स में हम एक दूसरे को साथ लेके आ सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको इनिशिएटिव्स रखने होंगे। जैसे अभी देखो, जैसे आपकी ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स के बाद तुरंत G20 हो गई, तो भैया डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस बहुत जल्दी हो गई। अगर यही 1-2 महीने या फिर 3-4 महीने बाद होती तो डोंट यू थिंक कि भैया डिसएंगेजमेंट लंबा खिंच जाता। जैसे अभी देखो, आप देखो G20 के बाद अभी एक भी ऐसी बड़ी समिट नहीं हुई है जहां पर दोनों हेड्स मिले हों। अब जो जब कभी दोनों हेड ही नहीं मिले तो भैया अभी तक दिल्ली और बीजिंग के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स का रिज्यूम नहीं हुआ। ठीक है, सो इनकरेजिंग रेगुलर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको पता होना चाहिए कि एक इश्यू आ रहा था कि भैया न्यूज रिपोर्टर्स का, अभी बीच में इंडिया और चाइना के बीच में इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशंस हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यार ये जुलाई की बात है। ठीक है, जुलाई के अराउंड की बात है 2024 की। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, न्यूज रिपोर्टर जितने भी चाइना के थे वो वापस चाइना चले गए थे जो कि इंडिया में थे, एंड जो इंडिया के थे वो भी वापस इंडिया आ गए थे, एंड इस पे बिल्कुल बैन लग गया था कि एक दूसरे कंट्रीज के न्यूज रिपोर्टर आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखो, अवॉइडिंग करना होगा हमें 2020 लाइक स्टैंड ऑफ जो भी हुए थे, तो क्रिएटिंग सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट दी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आगे देखो, थर्ड क्या हो सकता है भैया, लेसंस फ्रॉम दी फ्यूचर पॉलिसीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने लर्न क्या किया कि जितने भी इंसिडेंट्स हुए उससे भैया आपने क्या सीखा, आप खुद को कैसे सिक्योर करने वाले हो। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेंगे भैया प्रोएक्टिव बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब जो भी बॉर्डर पे हो रहा है उसका हम रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करेंगे, जितने भी डिसएडवांटेज मतलब जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रही है एट द नियर अबाउट दी एलएसी हो या फिर अक्साई चीन के एरिया में हो या फिर भी सिक्किम वाले में या अरुणाचल प्रदेश में, कहीं पे भी हो हम इसको मॉनिटर करेंगे ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, डेली बेसिस मॉनिटर करेंगे, वीकली भी नहीं, सीधे डेली बेसिस। एम्फसाइजिंग प्रेजेंटिव मेजर्स ओवर दी रिएक्टिव रेस्पॉन्सेज। आगे देखो, डिप्लोमेटिक कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, मतलब स्ट्रेंथिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉर दी डी एस्केलेशन, हमारे पास डिप्लोमेटिकली हमको कैसे डी एस्केलेट करना है इसको हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे आपने देखा अभी इंडोनेशिया की विजिट भैया कहां थी, इंडोनेशिया की विजिट पाकिस्तान में थी, डिप्लोमेटिकली हमने इसको खत्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल भैया पत्ता साफ, पाकिस्तान अब कोई नहीं जा रहा। एक और एग्जांपल दूं, बांग्लादेश का पूरा तख्ता पलट हुआ, कौन सी बड़ी कंट्री हाथ में है सबको पता है ना। तो देखो भैया जियोपॉलिटिकल पावर कुछ ऐसी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? आगे देखो,
रीजनल पार्टनरशिप्स मतलब हम दोनों को एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप्स इतनी ज्यादा कर लेनी चाहिए। मैंने हमेशा बोला यार, कभी भी अगर दो कंट्री बहुत ज्यादा ट्रेड में इंडल्ज हैं तो वो कभी वॉर के बारे में सोच ही नहीं सकती। सो कोलैबोरेटिंग विद द नेबर्स टू दी काउंटर बैलेंस चाइना। हाँ, इसके साथ एक और करना होगा कि हमें रीजनल पार्टनरशिप मतलब साथ में जो भी हमारे नियर बाई कंट्रीज उनको हम इतना ज्यादा पार्टनरी में ला लें कि भैया अगर कभी चाइना हम पे काउंटर अटैक करता है तो हम भी कर पाए, हमारे इवन पार्टनर्स भी करें। जैसे नेपाल हो गया आपका, ठीक है, नेपाल के साथ तो अभी हमें इश्यूज करने हैं। मैंने आपको इससे प्रॉपर वीडियो बनाया था कि भैया अभी तक नेपाल की कंप्लीट विजिट हुई, लेकिन यार अभी तक हमारे गोरखास की बात उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं हुई थी, ठीक है। भूटान का हम इंक्लूड कर सकते हैं, नो डाउट भूटान एक काफी अच्छा देश है, हमारे साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। यहीं पे हमें पाकिस्तान का तो छोड़ ही दो, आप अफगानिस्तान का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भी अब हमारे अच्छे रिलेशंस हो गए, तो ये सारी कंट्रीज का भी हम मेंशन कर सकते हैं। आगे देखो, टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, नो डाउट यार। अभी देखो चाइना की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो शेयर्स है वो कहां से आते हैं भैया? ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से आते हैं। आप देखो चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसी वजह से इनकी भी नजर किस पे? ग्रीनलैंड पे। क्यों? ग्रीनलैंड पे क्या है? लिथियम है। समझ गए ना? टेक्नोलॉजी यूज, एम्पावरिंग ड्रोन्स एंड द एआई फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मतलब बूस्टिंग इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल भैया, कि तेजस का अभी तक हमारे पास इंजन नहीं है, ठीक है। F404 GE जनरल इलेक्ट्रिक्स करके एक कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है, वो F404 जो कि तेजस मार्क 1 में लगाया गया है, एंड F414 जो कि तेजस मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये भैया क्यों हमसे इतने ज्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी में? क्योंकि इनके पास तो टेक्नोलॉजी है ना, इसलिए तो ये फाइटर जेट्स की में इतने ज्यादा आगे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमने भी भैया इनको एक करके दिखाया क्या, भागवास्त्र, ठीक है, भागवास्त्र ड्रोन सिस्टम, ठीक है। तो वो हमने इनिशियली मेड कर रखा है खुद से, क्योंकि भैया जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, तो ड्रोन वॉरफेयर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दी फाइटर जेट वॉरफेयर। सो एक ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा कि विद द टाइम इंडिया भी अपने आप को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, बैलेंस्ड ट्रेड पॉलिसीज को हमें बैलेंस करना होगा। जैसे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ट्रेड डेफिसिट बराबर हो, ट्रेड डेफिसिट जीरो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही इंपोर्ट करे जा रहे हैं, चाइना कुछ बेच ही नहीं पा रहा, नहीं, ऐसा मत करो। या फिर अगर ऐसा हो भी रहा है तो भैया क्या करना चाहिए, कुछ आप क्रेडिट दो हमको, ठीक है, फ्री क्रेडिट दो। हम आपसे इतना सारा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, आप हमारे साथ एफटीए साइन कर लो ना, ऐसी कुछ या तो फिर बात होनी चाहिए, ठीक है। सो देखो, मेंटेनिंग ट्रेड रिलेशनशिप विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी को एक तो हमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सिक्योरिटी इज द सुप्रीम, ठीक है। आगे देखो, नेबरली यूनिटी मतलब दोनों नेबर्स के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, प्रमोट करना होगा हमें कलेक्टिव रीजनल स्ट्रेटेजीज को। इसी के साथ हम क्या देख सकते हैं, अपने जो और भी नेबर हैं जो कि साउथ एशिया के हो गए, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, जिनके साथ हम काफी अच्छे रिलेशन कर रहे हैं, अभी मैं वियतनाम के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। सो इनके साथ भी हम एक बहुत अच्छे रिलेशन बना के चलें। आगे आपका अपडेटेड एग्रीमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करने के साथ उनको अपडेट कर देना चाहिए। जैसे रिवाइजिंग ट्रीटीज टू रिफ्लेक्ट करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, हमें बिल्कुल डेली बेस मतलब डेली नहीं, मतलब जितना भी भाई आपका टाइम लो उसके बाद उसको अपडेट करना चाहिए कि हाँ यार अभी तक ये कंप्लीट रेडीनेस है, अभी जो भी डिसएग्रीमेंट थी उसके यहाँ तक पहुंच रखी है, फिर भैया यहाँ तक हो गई, हम दोनों लोग ट्रेड में पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम दोनों लोग फ्लाइट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, हम दोनों लोग मानसरोवर यात्रा को कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना एक रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड तरीके से होनी चाहिए। आगे देखो क्या है, इंटरनेशनल मीडिएशंस में वही यार एक एग्जांपल आ जाएगा आपका, यूएसए का तो नहीं, खैर यहाँ पे रशिया का रहेगा, ठीक है। सो इंटरनेशनली मीडिएटर सिर्फ अभी वही है, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। सो रशिया हो जाएगा। यूटिलाइजिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स फॉर दी कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसमें अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, अभी आप सिर्फ रशिया या फिर प्लेटफॉर्म अगर बोलना चाहें तो ब्रिक्स बोल सकते हैं बस, ठीक है अभी, लेकिन बाय द टाइम क्या पता ये भी इंक्रीज हो। आगे देखते हैं 10th नंबर का पॉइंट, दैट इज लर्निंग फ्रॉम द ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट से हमें लड़ना चाहिए, मतलब सीखना चाहिए, लड़ना नहीं, लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या? जैसे हमने देखा कि भैया फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बट उसी के साथ हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना होगा खुद को सिक्योर करने के लिए। अब ये ड्रोन तो आप चाहे जितने खरीद लो, बट अगर आपको ड्रोन को रोकने का तरीका नहीं आता, या फिर अगर आपको ड्रोन को रोकने का तरीका आता है, तो फिर भी ये सामने वाली कंट्री कितने ही ड्रोन बना ले, उससे दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, भार्गवास्त्र का प्रयोग किया, ठीक है, सबने वो कंप्लीटली बना लिया। इसी के साथ हम K4 मिसाइल का कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले नोटेम इशू हुआ था, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था। तो समथिंग इज बिग इज गोइंग टू हैपन विद इन 2 or 3 days, ठीक है। सो पता पड़ेगा हमें फिर क्या है एग्जैक्टली। इसके साथ ही रिपब्लिक डे पे भी काफी सारे अनाउंसमेंट्स होंगे बिटवीन दी बोथ ऑफ द कंट्रीज, तो हम जो भी चीजें हो रही हैं उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है।
एंड जो भी अभी प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए जैसे कि गलवान क्लासेस वाले इंसिडेंट्स, तो उनको भी हमको मद्देनजर रखते हुए उनसे भी हमें सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो कि हम थ्रेटेड कमांड की बात करते हैं, ठीक है, कि इंडिया के पास भैया थ्रेटर कमांड होने चाहिए। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वॉर्स से सीखा है, जो आपके 1965 का हो गया, 1971 का हो गया इंडो पाक वॉर, ठीक है। मोस्ट स्पेशली भैया आपका कारगिल वॉर हो गया, उसके बाद तो स्टार्ट हुआ था ना, जैसे कि आपका सीडीएस का पोस्ट हो गई, ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको रियल जीडी में यूज करने होते हैं, ठीक है। सो होप सो यार समझ गए होंगे, सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आगे इसको भी पढ़ देता हूँ, अडेप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर कन्फ्लिक्ट एंड द मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो होप सो बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी वॉट एवर यू योर फीडबैक, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में दे देना। अब इसके बाद होंगे आपके नेशनल टॉपिक इश्यूज, जिसमें अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया है कि भैया इंडिया आपकी क्या बन चुकी है, फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेक्स्ट लेवल है। मतलब द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड वो आपकी इंडिया बन चुकी है। तो इंडिया के जो भी चैलेंजेस हैं ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको जीडी में। सो वी विल कवर दिस टॉपिक इन दी नेक्स्ट वीडियो। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट।